मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम के दौरान आज हम आपको उत्तर बिहार में जो ओलावृष्टि हुई है उससे क्या नुकसान हुआ है, साथ ही लीची और मधु की जो व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को हम आज आपको दिखाएंगे इस खास कार्यक्रम में। और अब गांधी सेतु से हम निकल रहे हैं। इसी दौरान कुछ मजदूर या वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले युवक हमें दिखाई दे दिए जो गांधी सेतु से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जब इनसे हमारी बात हुई तो ये लोग जमशेदपुर से चले हैं और आज 12वां दिन है और ये गांधी सेतु चले हैं और छपरा के रहने वाले हैं। ज़रा ये बताइए कि आप लोग जमशेदपुर में क्या करते थे? हम लोग गाड़ी पे रहते हैं, ड्राइवर हम लोग। ड्राइवर है। अच्छा, और बाकी तुम लोग? वैसे हम लोग सब वही हैं, एक ही कंपनी के हम लोग हैं। किस कंपनी में काम करते थे? साइजा इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अच्छा, मतलब क्या कंपनी बंद हो गई? नई कंपनी चालू है, वो मतलब जैसे कि खुराकी उराकी कम मिलता है, खाने उने का पूरा होता नहीं, तो इसीलिए हम लोग बोले चलते हैं अपना घर। वहाँ पे प्रॉब्लम था खाने पीने का, इसीलिए कहाँ चल दिए गांव के लिए? अब क्या करेंगे, वहाँ पे भूखे थोड़ी कोई मरेगा। कितना दिन में पहुँचे? आज हम लोग का हो गया है 9-10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गया। 10 दिन से पैदल चले जमशेदपुर से तो क्या करेंगे? हाँ? तो सब लोग एक ही गांव के रहने वाले हो या अलग अलग गांव के? नहीं, अलग अलग गांव का है। हम लोग 3 आदमी छपरा जिला का है, ये लोग सिवान का है। ये जमशेदपुर से गांव के लिए पैदल कैसे चल दिए? क्या करें सर, साधन कोई नहीं मिला तो हम लोग क्या करें, खाने पीने का दिक्कत हो ही रहा था तो पैदल जाना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब जो बिहार सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को नहीं लाएंगे जी, वो अडिग है कि हम नहीं लाएंगे, जी सर। इस पर तुम लोग वहाँ से पैदल चल दिए। सरकार के इस विचार से तुम लोग को क्या कहना है? तो ऐसे साधन तो चलाना चाहिए ना सरकार को, कम से कम चेक करके, जैसे वायरस हो रहा है तो आदमी को चेक करके गाड़ी घोड़ा चलाना चाहिए, बैठाना चाहिए ना। और हमारे मजदूर के लिए खाने के पैसा नहीं है और उसको ऐसे दिक्कत हो रहा है ना। नहीं तो वो कह रहे हैं कि 1-1 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में भेज दो। मिल रहा है, तो 1-1 हज़ार मिल रहा है। पर वो जिसका बिहार का खाता है उसी को, हम लोग का जैसे कि जमशेदपुर का खाता है, हम लोग का वहीं पे कंपनी खुलाया है, तो जमशेदपुर का खाता में जैसे झारखंड का हो गया तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा, बिहार का खाता रहेगा तो मिलेगा। ऐसा लेकिन वो कह रहा है कि हम सब जितना हमारा प्रवासी मजदूर है सबके खाते में पैसा दे रहे हैं जी, सबके खाता में पैसा जा रहा है। हाँ ये तो बात सही है। बिहार में जाता हम लोग झारखंड का ना खाता है, बिहार का खाता है उसका ना जाएगा। हम लोग का झारखंड में रहता है वहीं का खाता है। हम लोग कंपनी खुलवाया है, हमारा कंपनी एटीएम पेटीएम सब वही दिया है, तो बिहार का खाता नहीं लेता है। अच्छा, तो ये तुमको कोई बताया क्या कि बिहार के खाता में ही पैसा जाएगा, बाहर के खाता में नहीं जाएगा? ये हमको मालूम नहीं है कि बाहर का खाता। कहाँ कहीं किसी से पूछे कि कैसे कहे कि जो मतलब जब फार्म एक आदमी हम लोग कंपनी में भर रहा था ना, मतलब मोबाइल में, तो बताया कि जिसका बिहार का खाता रहेगा उसी को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग बोले चलो ठीक है। अच्छा, और ये बता तुम लोग क्या करते हो वहाँ? हम लोग साइजर में काम है, सब एक ही कंपनी का हम लोग आदमी है, एक ही कंपनी का है। कंपनी का क्या काम है वहाँ पे? वही गाड़ी चला, ड्राइवर खलासी हम लोग है, ड्राइवर खलासी है हम लोग का कंपनी। खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, प्लस रहने का भी दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या कितने करें। दिन से तुम लोग वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ हम लोग यही 2 साल 1.5 साल हुआ, 2.5 साल हुआ। चल दिए गाँव? तो क्या करें सर, कोरोना से पहले तो हम लोग बिना खेले हुए मर जाएंगे, इससे बड़े अपना गाँव जाके कुछ भी करो। बीमारी हो रहा है तो वो मर जाएगा, मान लेते हैं बीमारी जिसको हुआ है वो तो मर ही जाएगा, जो हम लोग जिसको नहीं हुआ है वो भी मर जाएगा ना बिना खाना खाए हुए, क्या करेगा। कितना दिन हुआ चले हुए? अभी हम लोग का तो 10 दिन हुआ। रास्ते में कहीं कुछ खाने पीने का कुछ कहीं कुछ? नहीं, खाने पीने का नहीं मिल रहा है, होटल सब बंद है, लेकिन वो बिस्कुट वगैरह कुछ कहीं मिल रहा है तो किन के रख रहे हैं, वही खा रहे हैं, क्या करें। चलिए इस तरीके से जाइए, अब आप लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाइए जहाँ घर जाना है। ठीक है सर। इस तरह के मजदूर आपको जब कभी पटना से बाहर निकलते हैं तो ये संख्या कैसे सिलसिला ये आपको जारी मिलता रहेगा कि कोई जमशेदपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से भी आपको आते हुए दिखाई देगा, कोई जयपुर से भी आते हुए दिखाई देगा। और ये आप लाने की व्यवस्था करें या ना करें, लेकिन खुद पैदल चलकर अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये उन्होंने एक नई बात कही कि जिनका अकाउंट
बिहार के बैंकों में है, जो प्रवासी बिहारी मजदूर हैं उनके अकाउंट में ये राशि दी जा रही है। इस पर हम सरकार से भी इसकी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये स्थिति है कि जो खाता रहना बिहार में ज़रूरी है। चाहे आप प्रवासी मजदूर आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन खाता आपके बिहार में रहना चाहिए। चलिए हम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में आज हम चलेंगे और आपको इस खास कार्यक्रम में जो ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ है उत्तर बिहार के किसानों को, उस नुकसान का हम किसानों से समझना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। साथ ही साथ इस रास्ते में कई तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी इस ब्लॉकबंदी के दौरान, उन चीज़ों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम मोतिहारी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन का साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ा है उसको समझिए, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें चलने शुरू हो गई है, लेकिन रोज़गार के सृजन को लेकर कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए जो किसान मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है, ये समझने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए ही आज हम पटना से बाहर निकले हैं और हम आपको इन तमाम सवालों जो आपके दिल में भी वो सवालें गूंज रही होंगी, उसका क्या किसान क्या उस तरीके से सोचते हैं, छोटे व्यापारी क्या सोचते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे मोतिहारी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। जब मोतिहारी की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो बिहार के बाहर के मजदूर हैं किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। और उसके बाद उत्तर बिहार में खास करके जो लीची का इलाका है, आम का इलाका है या फिर मधुमक्खी पालन का इलाका है, उन इलाकों में लगातार पिछले एक सप्ताह के दौरान कहें तो भीषण बारिश भी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। उससे क्या नुकसान हुआ है, फिर लॉकडाउन की वजह से जो अमूमन जो व्यापारी होते हैं, बाहर के व्यापारी, अगर मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो वो पहले ही खरीद करने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद वो फिर 2-3 महीने खुद बागान में उसके अपने कंट्रोल में उनकी सारी चीज़ें उनके नियंत्रण में रहता है और फिर वो लीची तोड़ के बाहर भी बेचते हैं, स्थानीय मार्केट में बेचते हैं, बाहर भी लीची है। लेकिन उसके कारण जो नुकसान हुआ, हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, इस इलाके के मुखिया जी भी हैं, ज़रा ये हमें बताइए कि इस वजह से क्या नुकसान हुआ है। किसानों का व्यापारी के नहीं आने के कारण लॉकडाउन चल रहा है बिहार सरकार का, उनके पास स्पेशल कोई पास होता नहीं जो किसानों से आकर के संपर्क कर सके। बीच में जो पुलिस व्यवस्था है उसको लांग करके या उसको पार करके किसानों तक पहुंच सके, तो पहुंचने से रही सही कसर बारिश ने पूरा किया, ओलावृष्टि ने पूरा किया, उनसे भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर भी जो बचा हुआ है उसके लिए व्यापारी नदारद है, व्यापारी की उपलब्धता नहीं है। अच्छा, जरा आप भी बताइए कि इससे मतलब क्योंकि मुजफ्फरपुर इलाके में बड़ी आबादी, मतलब किसानों का एक बड़ा वर्ग लीची की खेती पर निर्भर है और एक वर्ष में एक बार उस उपज का उनको सब कुछ मिलता है। इस बार जो इसका प्रभाव पड़ा है, मतलब वो किस तरीके के किसान के दैनिक की जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ओलावृष्टि से हुआ है, लॉकडाउन के कारण हुआ है, इसलिए व्यापारी यहाँ आ नहीं रहा, इसकी वजह से बहुत सारा देखिए, अगर इस इलाके का कि लड़कियों का शादी विवाह का हो, बाकी जो किसान का अपना खुद आगे के फसल की तैयारी हो या बाकी जो काम होता है, उसका ये एक नकदी फसल है लीची, वो नहीं होने से कितना नुकसान हो सकता है? कैश से काम अकाउंट नहीं मिल रहा है, इसके कारण से परेशानी किसान को हो रहा है। अच्छा, जरा आप बताइए क्या लगता है आपको कि सरकार को क्या चाहिए, इस तरह से किसान जो हैं सरकार को क्या चाहिए कि ऐसे किसानों को, क्योंकि जो मजदूर हैं उनको तो अकाउंट में पैसा जा रहा है, इस तरह के किसान जो एक नकदी आमदनी उनका होता था, इस तरह से नुकसान हुआ, तो क्या सरकार को इस किसान को क्या करना चाहिए? किसान के लिए सरकार को यही करना चाहिए, जैसे और फसल जो नष्ट होता है उसके एवज में भरपाई के लिए पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस तरह से लीची का जो खेती किए हुए हैं उन लोगों को भी मिलना चाहिए। ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान की वजह से लीची को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इसका भरपाई सरकार को करनी चाहिए। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान हम मुखिया जी से भी हमारी मुलाकात हुई और अभी कल ही प्रधानमंत्री पूरे देश के कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बात भी की है। तो ज़रा ये हमें बताइए कि
सरकार 2-3 योजनाएं अभी पंचायत में गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसमें एक है कि जनधन योजना खाते के तहत 500 रुपया हर गरीब के खाते में डाल रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों को, उसको लेकर ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप तो मुखिया हैं, आपके पास मतलब जैसे सरकार करे कि वृद्धा पेंशन हम सबको पहुंचा दिए हैं, 500 रुपया सबको पहुंचा दिए हैं, किसानों को भी राशि हमने पहुंचा दिया है, पीडीएस में जो अनाज व्यवस्था है वो भी हमने पहुंचा दिया। ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, अंतिम जो आपने कहा है पीडीएस का हालत तो जैसा पूर्व में था आज भी वही स्थिति है। हाँ, आने वाले नेतृत्वकर्ता अपने अपने सिस्टम के अनुसार इस सिस्टम को भी चाहते हैं कि सुधार हो, इस सिस्टम में भी बदलाव हो, पीडीएस जो लोगों तक भेजा जा रहा है वो मुकम्मल पहुंच सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार सुधार करने के दिशा में काम करती है पर वो ज़मीन पर सही से उतर नहीं पाता है, यह सच्चाई है पीडीएस की। क्या उतर नहीं रहा है? जैसे मान लीजिए अनाज को लेकर एक और शिकायत मिला है कि वजन कम मिल रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या आई है कि कई जगह से पीडीएस दुकान कंप्लेन किया है कि 40 किलो वजन उस पर नहीं आ रहा है। ये नीतीश कुमार के शासनकाल में अमूमन इस तरह से चीज़ें सामने ही नहीं आती थी। क्या वाकई में ज़मीन पे ये स्थिति है? वजन भी कम, आपने वजन का बात किया है, कीमत भी ज़्यादा लिया जाता है, यह दूसरी बात है। दोनों बात, केवल वजन की ही बात मत करिए, कीमत भी ज़्यादा लिया जाता है और यह अमूमन पिछले समय से भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, न जाने क्या अनंत काल तक चलेगा। सरकार की जो योजनाएं बनती है वो एसी रूम में बनती है और इम्प्लीमेंट होने के लिए 40 और 45 डिग्री पर आता है। वह शहर में बनता है, गांव से अगर योजना बन करके अगर जाता केंद्र को, उस पर अगर अमल होता तो कहीं बेहतर होता। आज वैसी स्थिति है। वजन और मतलब कीमत ज़्यादा क्यों लग रहा है? कीमत ज़्यादा लेता है, जहाँ 80 रुपया लेना है वहाँ 100 रुपया लेता है, 125 रुपया लेता है। कौन पूछने वाला, कौन किसके खिलाफ जाएगा, जा कर के क्या करेगा कोई? सारा सिस्टम बतलाता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप देना होता है, यह कह कर के पला। कल मोदी जी संयोग से एक बिहार के किसान से पूछे कि भाई 100 रुपया पहले चलता था तो गांव पहुंचता था 10 रुपया, आज तो हम 100 का 100 पहुंचा दे रहे हैं। क्या वाकई में 100 में 100 पहुंच रहा है या फिर कमोबेश वही स्थिति है? देखिए, डीबीटी के तहत जो आ रहा है वो तो सच्चाई है कि वो जितना पैसा भेजा जा रहा है उतना उस व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, लेकिन यह कुल मानक जो इस बात के लिए तय करने के लिए था कि किनको लाभ मिलना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए, यह मानक ही किसी काम का नहीं था। तो जब मानक ही नहीं काम कर रहा तो उसमें चयनित आदमी, हर एक आदमी उस लाभ के योग्य है, यह कैसे जाना जाए? हमारे यहाँ तो वैसे लोगों को भी राशन मिलता है पीछे के अंतर्गत, जो लोग सर्विस होल्डर है वैसे लोगों को मिलता है, जो जिनका पेंशन ही 35,000 और 40,000 रुपया है, वैसे लोगों को राशन उपलब्ध होता है, गरीबी रेखा के अंतर्गत वाला राशन। अच्छा, ये जबकि ये सरकार के ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मसला है और अभी कह रहे हैं कि नए राशन कार्ड हम बना रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर हम सभी लोगों को राशन, जो ऐसे लोग हैं, तो जो इसमें ये अभी भी क्यों चल पा रहा है? भाई जब एविडेंस है कि वो पेंशनधारी हैं, सरकारी नौकरी में हैं, बाहर अच्छी कमाई कर रहे हैं, उनको कैसे गरीबी रेखा में मिल जा रहा है? तमाम चीज़ सरकार कहती है कि मेरे नज़र में है, कोई भी चीज़ वंचित नहीं है। आधार कार्ड है वो हमारा इनकम टैक्स के कागज़ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टाई अप है, पैन कार्ड से इनकम टैक्स आधार कार्ड टाई अप है। अगर ऐसा होता तो जो एज ए मुखिया प्रत्यक्षदर्शी हम लोग जिस चीज़ के लिए हैं, तो इनकम टैक्स पेई व्यक्ति को वो राशन तो नहीं मिल रहा होता। ये तो जीता जागता उदाहरण है, कोई आके देख सकता है, जान सकता है। यही सभी जगह की यही हाल है, स्पेशल हमारे यहाँ ही ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं, सभी जगह का यही हाल है। सरकार का जो तमाम योजनाओं को एकीकृत रूप जब तक नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से आधार कार्ड से एक एक चीज़ को सरकार जोड़ रही है, वह जब तक पूर्ण नहीं होता है, किसी भी योजनाओं के लिए चाहे जितना बात कर ले, यह कभी भी धरातल पर सरकार के सोच के अनुसार धरातल पर नहीं उतर सकता। अच्छा, सरकार अभी कह रही है कि जो प्रवासी बिहारी मजदूर बाहर हैं उनको हमने 1-1 हज़ार रुपये राशि दी है,
आपके भी पंचायत में कई लोग ऐसे लोग होंगे जो बाहर हैं, लेकिन जो हमारी मजदूर से बात हो रही है जो बाहर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ये राशि उन्हीं को मिल रहा है जिनका अकाउंट बिहार में है। क्या ये सच्चाई है या फिर सभी लोगों को मिल रहे हैं? तो बिहार का अकाउंट और बिहार का पासबुक तो बिहार में है, वो फंसे हुए तमिलनाडु में, वो फंसे हुए हैं आंध्र प्रदेश में, वो फंसे हुए हैं दिल्ली में, वो फंसे हुए हैं बम्बे में। तो पैसा सरकार जब भेजेगी 1000 रुपया तो बिहार के खाते पर भेजेगी। पासबुक बिहार में पड़ा हुआ है, वो फंसा हुआ है दिल्ली और कलकत्ता बम्बे में, तो वहाँ उन तक लाभ पहुँचा, यह सब मजाक की बात है। तो अभी आपके पंचायत में ये चीज़ें आ रही हैं क्या, लोग वो आ रही है क्या? निश्चित रूप से ऐसे भी हम लोगों के पास लोग हैं जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनका खाता पासबुक यहाँ है, सरकार कह रही है कि हम उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो पैसा डालने से उन तक कैसे पहुँच पाएगा? जब तक ज़मीनी स्तर पर वहाँ तक उनके साथ न पहुँचे, उनके साथ वहाँ तक राशि पहुँचने के लिए ऐसा तो कोई डेवलप ही नहीं हुआ कि वहाँ पैसा पहुँचे। सरकार का कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं है। मतलब वो जो मजदूर हैं उनका कहना सच है कि भाई, बिल्कुल सच है, वो अक्षरशः सत्य है, उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। जो उनका शिकायत है या जो उनका दर्द है वो सत्य है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझिए कि हम पटना में रहते हुए जब पत्रकारिता करते हैं और जब गांव की तरफ आप बढ़ेंगे तो सच्चाई कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप उसकी ज़मीनी हकीकत, उन योजनाओं को आप समझ सकते हैं। सरकार कह रही है कि हमने लाखों लाख मजदूरों को 1000 रुपये पर अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। सच्चाई क्या है? जिन मजदूरों का अकाउंट बिहार में है उस अकाउंट में पैसा सरकार ने ट्रांसफ़र किया है। और आप समझ सकते हैं कि जनधन योजना हो या जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो एटीएम लेके तो बाहर रहते नहीं हैं, तो वो पैसा भी उनके बिहार के खाते में अगर पहुंचा है तो उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे। ये एक ज़मीनी हकीकत है और ये सच्चाई है। तो जो हम कह रहे हैं कि हम मजदूरों को पूरी चीज़, हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि हम जो प्रवासी बिहारी मजदूर हैं उनको हम सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। सच्चाई क्या है? जब हम गांव की तरफ बढ़े हैं तो ये चीज़ें सामने हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और किसानों से भी हम बात करेंगे, जनप्रतिनिधि से भी बात करेंगे, और अगर कहीं पीडीएस में वो महिलाएं गेहूं लेती हुई मुलाकात हमारी हो गई, उनसे भी हम आपको मुलाकात कराएंगे कि आखिर जो सचिवालय में जो चीज़ें चलती हैं, सचिवालय के गलियारे में जो लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, जब आप गांव के चौपाटी पर जाएंगे या गांव के गलियों में जब आप जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से या फिर जो इस उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में जो क्या कहते हैं, ये जो बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उससे लीची के उत्पादन पर असर तो पड़ा ही है। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा असर किसी चीज़ों पर पड़ा है तो हम मुजफ्फरपुर के इस इलाके में लगभग 2 लाख से अधिक बक्सा इस समय में लगता है कि वो जो लीची का मंजर होता है, मंजर का ये लोग उसके शहद, बहुत ही टेस्टी शहद माना जाता है जो मंजर उसका निकलता है उसको, और वो खास करके इस समय जो मधु निकलता है उसकी काफ़ी डिमांड होते हैं। लेकिन ये मधु तो निकल गया है, लेकिन अब इस मधुमक्खी को शिफ्ट करना था झारखंड, जहाँ महुआ में और बाकी चीज़ों में वहाँ पे ये बक्सा लेके जाते, लेकिन वो बक्सा लेके नहीं जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ के जो किसान है, मधुमक्खी किसान है, इसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से जो आप लोग नहीं जा रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, अभी चीनी खा रहा है मधुमक्खी, और उसके अलावा बाज़ार में पार्टी लोग ऐसा कर दिए हुए हैं जो मधुमक्खी का मतलब मधु का रेट डाउन किए हुए हैं। हम लोग को कोई चारा नहीं चलता है, खर्चा इस पर इतना आ रहा है कि अब इस विचार में है हम लोग जो इनको बेच बाच के छोड़ दे धंधा, इस पोजीशन पर आ गए। कितना दिन से ये धंधा कर रहे हैं आप लोग? ये धंधा हम कर रहे हैं समझिए सर 81 से, 1981 से आज 2020 हो गया। अब तक हम ईद मधुमक्खी पालन करते हैं, यही धंधा हम लोग का। इस पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो मधुमक्खी पालक के साथ क्या मतलब, जैसे उसका क्या दशा है। मधु निकलता है, पार्टी लोग कहते हैं जी रेट, अभी का रेट सर 70 रुपये किलो बताया है, जिसका सरसों का तेल भी 120 रुपये मिल रहा है। मधु का रेट बताइए 170 रुपये किलो बता रहे थे, सर हम लोग को क्या प्रॉफिट होगा। बक्सा हम लोग हरदोई में रखे हुए थे, वहाँ से लाने में 25,000 रुपया तो सिर्फ भाड़ा लगा है।
और रेट वहाँ मिला है 65 रुपये। तो बताइए सर हम लोग क्या विकास कर पाएंगे, यही समस्या है। हम लोग को साथ तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए जो भाई, और सर पार्टी ज़्यादा करके जो जितने सर मधु खरीदने वाले जो पालक ये जो हैं हॉकर, वो लोग आपस में विचार कर लेते हैं जो इस तरह से रेट कोई ज़्यादा मत खरीदो, उसमें हम लोग मरे जाते हैं। हम लोग को ऊपर तक ला पहुँच नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। ये और ख़ास करके ये जो मधुमक्खी पालन आप 81 से कर रहे हैं, ये जो लॉकडाउन हुआ है, और अमूमन आप लोग लीची के समय मुजफ्फरपुर के इलाके में काफ़ी लीची का उत्पादन होता है, मंजर के समय में उसका लीची, हाँ, शहद निकालते हैं, वो काफ़ी ये शहद काफ़ी इसका मांग भी है। लेकिन उसके बाद जो अभी इसको ले जाने का जो समस्या हो रहा है, उससे क्या नुकसान आपको हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, नहीं जाएगा तो अब मक्खी मर जाएगा, सारा बॉक्स खाली हो जाएगा। इसको पराग नहीं मिल पाएगा, पराग नहीं मिलेगा तो ये अंडा बच्चा का काम नहीं बढ़ाएगा, अंडा बच्चा का काम नहीं बढ़ाएगा तो धीरे धीरे इसका संख्या जो है सो खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक यंग लड़का है कि तुम कितना दिन से काम करते हो? इस सर हम 2 साल से करते हैं। अच्छा, इसी 2 साल से करते तो थोड़ा बहुत जानते हैं, उतना विशेष काम नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि मतलब मधुमक्खी का क्यों मतलब पराग अगर नहीं मिला तो वो मरने लगेगा? जी सर, ये जैसे पराग जैसे मिलता रहता है तो नहीं मरेगी, और नहीं मिलेगा तो सर जरूर मर जाएगी। इसी वजह से हम लोग को मक्खी ना उठा के रखेंगे कहीं तो ये 100% मर जाएगी। अच्छा, कितना दिन पहले यहाँ से इसको ले चल जाना चाहिए था? इसको ले जाना चाहिए था, अभी 20 दिन पहले चल जाना चाहिए था यहाँ से। नहीं सर, 10 तारीख तक मधु निकलता है। हाँ हाँ। उसके बाद में समझिए कि अभी जो 20-22 तक ले जो है ना हम लोग ले जाते हैं। हालांकि वहाँ अभी सूचना कल हम फ़ोन पर बात किए हैं तो मतलब जो है सो अभी फूल खिलने वाला है, तो हम लोग को तो फूले से ज़रूरत रहता है, तो फूल वहाँ 1 महीने का सीज़न चलता है, तो यही समय है हम लोग को ले जाने का। हम लोग सोच रहे थे जो अगर 2-3 तारीख तक लॉकडाउन टूटेगा तो यहाँ से हम लोग चलेंगे मतलब वहाँ। लेकिन इसमें भी एक समस्या है जो अगर वहाँ ले जाने के बाद में जैसे अभी कोरोना वाला जो हल्ला है उसमें लोग कहेगा जो नहीं यहाँ न रखिए, एगो समस्या हम लोग के सामने ये भी है। इसीलिए हम लोग जगथक में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये पूरे साल जो है कहाँ कहाँ घूमते हैं आप लोग, इसको लिख लेंगे कौन किस सीजन में कैसे जाते हैं? सर अभी झारखंड से मधु निकलता ना करंज का, उसके बाद हम लोग रामगढ़ में 4 महीना इसको स्टॉक कर देते, वहाँ चीनी खिलाते, और 4 महीना के बाद में इसको हम लोग लेकर के चले जाते हैं मतलब झारखंड में कौन ना कथी नाम है, वहाँ से करीब 150 किलोमीटर आगे मतलब मनिका में वहाँ बनतुलसी खिलता है, तो बनतुलसी और मकई रहता है, तो कुछ पराग मिल गया, कुछ मतलब बनतुलसी से रस मिल गया, तो इस पर जो है सो मक्खी विकास करता है। मध तो उस समय थोड़ा बहुत निकलता है लेकिन मक्खी विकास कर गया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, मान लीजिए कभी चले गए कानपुर, कभी इस बार चल गए थे हरदोई, तो वहाँ मध निकला लिप्टस में चले जाते हैं, और लिप्टस से हम लोग फिर ये अपना घर पर आ गए हुए थे। यहाँ पर हम लोग का घर यही है जी। जी, लीची में कितना दिन इसको रखते हैं? लीची में सर हम लाए थे 17 मार्च को यहाँ गिराए थे, और 17 मार्च से अभी तक यहीं हैं। ठीक, लॉकडाउन से पहले यहाँ पर आ गए? जी, लॉकडाउन के 3-4 दिन पहले हम आ गए थे। अभी फंसा हुआ है आदमी, और आदमी वही फंसा हुआ है। लॉकडाउन हो गया तो वो बक्सा नहीं ला पाया है, 3-4 आदमी अभी वही फंसा हुआ है। अरे पूरे मुजफ्फरपुर जिला में कितने लोग हैं जो इस रोजगार में लगे हुए हैं? बहुत है सर, मोटा मोटी करीब समझिए कि करोड़ों बक्सा है सर, 1-2 लाख में नहीं, करोड़ों बक्सा है। मुजफ्फरपुर में प्रथम स्थान है मधुमक्खी पालन का मुजफ्फरपुर। इस एरिया में जिधर जाइएगा उधर मधुमक्खी पालन मिलेगा। यहाँ बहुत मधुमक्खी पालक है, तनका मनका नहीं है, करोड़ों में है। इसको खाने पीने के मिलेगा तो मर जाएगी सब मक्खी, ये सब एक ठो नहीं बचेगी, सब मर जाएगी। अच्छा जी, तो क्या करना चाहिए सरकार को? अब सरकार को हम क्या कहें, क्या करना चाहिए, जिनको सबको अथी मिलना चाहिए कुछ, जी लोग जाने की इजाज़त मिलना चाहिए। जी हाँ, जाने की इजाज़त मिलना चाहिए, गाड़ी घोड़ा लगा कर जाएगा वहाँ। अच्छा, क्या आप लोगों का क्या मतलब बातचीत जिला प्रशासन से बातचीत नहीं हो रही है कि हम लोग को जाने दीजिए? नहीं सर, जिला प्रशासन से तो अभी कोई वातावरण नहीं हुआ है, हम लोग को कोई वातावरण नहीं हुआ। जिससे हमारा लड़का जो है तो वो मोबाइल में ही करके लाए हुए है जो जाने के लिए मतलब जो सो ही है, लेकिन अभी पक्का था अभी नहीं है कि कैसे करके हम लोग बक्सा ले जाएं।
सुने हैं एक आदमी ले गया है तो पुलिस उसको बहुत मारा है। हाँ तो अब लोग हम लोग मार खाने के लिए जाएंगे? हाँ, उसको थाना में थाना में जो है सरैया थाना में उसको पकड़ के रखे हुए हैं। हाँ, तो हम यही सुने हैं जो बहुत मारा है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये भी लोग कह रहा है कि इससे कोरोना फैल रहा है। ना ना, इससे कोरोना नहीं फैलता है। नहीं, मतलब अफवाह भी लोग फैला रहा है। ना नहीं, ये मक्खी से कोरोना नहीं फैलता। जैसे मान लीजिए आदमी पर सर है ना, तो हम लोग मान लीजिए बिहार स्टेट का है, अब हम लोग जाएंगे झारखंड स्टेट में, तो वहाँ का लोग तो कह सकता है ना, जैसे कि अभी हल्ला है जी, इस जिला से उस जिला नहीं जा सकते हैं। इसी पर हम लोग संदेह में सर फंसे हुए हैं, जो हम लोग अब करें क्या करें, कोई हमारा चारा नहीं चल रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई मातबर आदमी नहीं है, कमा करके खाने वाले आदमी हैं। कोई धंधा हम लोग का यही धंधा पर सर हम निर्भर हैं। अब इस उम्र में सर हम दूसरा क्या धंधा करेंगे? यही सब समस्या है हम लोग के साथ है। एक मेरे साथ नहीं है, जितने पालक हैं सबके साथ है, सबके साथ यही धंधा है। इस पर अब सरकार को जो विचार हो सो करे। सरकार को तो इस पर हम लोग को कुछ ये करना चाहिए, लेकिन अब तो सरकार के हाथ में है, हम लोग के हाथ में है नहीं। यही समस्या है, आप लोग इस पर थोड़ा ये कीजिए। अच्छा, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है कि भाई बाकी लोगों को मजदूर को दिया जा रहा है गांव में अलग से सब कुछ, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है? ना, ऐसा सर कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को किसान अथी में से प्रधानमंत्री के तरफ से 2000 रुपया करके किसान को बहुत आदमी को आया है, लेकिन राशन में भी हमारा पहले लाल कार्ड था, लाल कार्ड पर भी हम लोग को राशन नहीं दे रहा है। हम लेके गए थे भाई ऐसा ऐसा बात है, तो कहता है जो लाल कार्ड पर नहीं है। मैं लाल कार्ड पहले था तो मिला, अब लाल कार्ड लेके जाते हैं करीब 8-10 साल हो गया, 8 साल हो गया। 8 साल से नहीं मिल रहा है राशन पार्टी, कुछ नहीं। अभी मिला कोरोना? नहीं, जाते हैं तो कहता है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप मधुपालक लोग क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो हम लोग को जो कुछ फैसिलिटी सर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। भाई हम लोग बक्सा लेकर के जाते हैं, वहाँ पर रहते तो वहाँ पर के आदमी सब कोई ऐसा ना कुछ बोले जो भाई सबको हटाओ। अच्छा, लीची का फसल भी प्रभावित हुआ है? नहीं सर, मक्खी से सब, मक्खी से नहीं वैसे इस साल समझिए कि सर 16 आना में मुश्किल से 4 आना लीची आया है। और 4 आना लीची में तो पर साल तो सर बहुत लीची फड़ा था, लेकिन इस बार जो है सो डाउन है लीची में भी इस बार ये है। अब मक्खी से सर किसी भी फसल को नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये बताओ बाबू, ये तुम रोजाना इसको देख रहे हो, जब लीची में जब मंजर था तब इसका जो वृद्धि हो रहा था, और अभी क्या नुकसान हो रहा है इसमें? सर देखिए, नुकसान ये हो रहा है जैसे यहाँ भी पराग भी बंद हो गया है, और प्लस ऊपर से मक्खी तो मेरा बहुत मर गया, लगभग 10 को 20 को मक्खी मर गया है मेरा साथ। अब इसी वजह से सोच रहे थे यहाँ से चल जाते दूसरा जगह तो मक्खी बच जाता, अब लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी पराग के बदले में क्या दे रहे हो, कैसे इसको खाना देते हो? इसको चीनी देते हैं हम लोग। जरा अगर हम चाहेंगे कि थोड़ा दिखाएं हम अपने दर्शकों को कि कैसे इसको खाना देते हो, तो जरा हाँ दिखाइए थोड़ा, कैसे आप इसको खाना देते हैं। ये हाँ देखिए, ये गिलास रखा हुआ है ना, हाँ सर इसी गिलास में लकड़ी है दिया हुआ, इसमें चीनी गला के हम लोग इस गिलास में डाल देंगे और धीरे धीरे मक्खी जो है सो अपना उठा लेगी। अब हम लोग बुझिए ना सर, जो मक्खी 4 दिन में मतलब जो है ये जो है सो कम से कम 2 किलो मध देता है, उसको 4 दिन में हम लोग 1 गिलास देते हैं इसको जिला के रखने के लिए। अगर नहीं देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जरा इसको उठाइए तो, इसको उठाइए तो जरा, हाँ इसको हटाइए तो जरा, हाँ देखिए यही खाना है इसका। जी सर, गिलास है सर, खाली है, नहीं है उसमें कुछ नहीं है। उसी में चीनी डाल के अपना इसको जिंदा रखते हैं। सर बोलिए इसमें एक बूंद रस भी बूंद नहीं सर, बताइए इसकी वजह से मक्खी मेरा देखिए कितना मर रहा है। प्लस ऊपर से रस होता तो सही था, और चीनी भी लेने जाते हैं तो कहाँ चौक पे जाएंगे लेने के लिए, वो भी बंद है। वो भी बंद है, पिटाई थोड़ी ना खाना है कि चल जाएंगे चौक पे, सब मक्खी मर जाएगा ना। हाँ तो ये इसमें अभी पूरा पराग रहना चाहिए। हाँ, पराग एक भी नहीं है पराग सर, उसको पराग भी नहीं है, रस भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही सब समस्या। चलिए, तो ये भी एक समस्या, और इस समस्या को समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन की वजह से आप सिर्फ कोरोना से ही हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक पूरे अर्थतंत्र से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ मानी जाती है, उस व्यवस्था भी कहीं न कहीं कोरोना से फाइट कर रहा है। देखने को तो ये आपको लग रहा होगा कि ये मधुमक्खी पालक हैं, लीची के किसान हैं,
इनका क्या योगदान होगा, लेकिन बिहार नहीं देश के जीडीपी में इन किसानों की एक बड़ी भूमिका है। और इसी के सहारे कहते हैं ना, बूंद बूंद के सहारे जो है सो चीज़ें बनती है। तो हमारे यहाँ किसान इसी तरीके के स्वरोजगार करके अपना भी जीवन यापन करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी संचालित करने में मदद करते हैं। लेकिन इस वजह से जो ये जो लॉकडाउन हुआ है और लीची में बारिश वजह के कारण जो है सो खासा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने में किसान को बरसों समय लग जाएगा। ये लॉकडाउन अब जब भी समाप्त हो, लेकिन इसका नुकसान काफ़ी उठाना पड़ेगा किसान को, क्योंकि एक बार किसान का जो अपना फसल का चक्र है वो अगर टूटा तो फिर बड़ी मुश्किल है चीज़ों को संभालना। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको और लीची के किसानों से भी हम आपको मिलाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन का साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है, किन किन चीज़ों पर ये इफ़ेक्ट पड़ा है, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लीची किसान का। और हम जिन समस्याओं को लेकर लगातार किसान से बातचीत कर रहे हैं, किसान की राय भी आपने देखी कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ये राष्ट्रीय कृषि लीची अनुसंधान केंद्र है और ये कह सकते हैं कि लगभग 100 एकड़ में मुजफ्फरपुर में ये फैला हुआ इलाका है, जिसमें कृषि को लीची को लेकर ही अनुसंधान हो रहा है। अलग अलग इसका एक कह सकते हैं कि मोतिहारी से लेके आप समस्तीपुर ज़िले के कई बड़े जो किसान हैं वो लीची के खेती की तरफ प्रेरित हुए और एक बड़ा इलाका है। लगभग आप अगर हम बात करें तो ये इलाका में सबसे ज़्यादा पूरे देश में लीची की खेती इस इलाके में होती है। अपना हमारे लीची अनुसंधान के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। जो समस्याएं हुई है लॉकडाउन की वजह से और जो लगातार बारिश भी हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, क्या लगता है कि किसान जिस तरीके से काफ़ी निराश हैं कि वो बाहर से व्यापारी नहीं आ पाए हैं खरीदने के लिए, फिर लगातार बारिश हुई, इस समय अमूमन बारिश नहीं होती थी, ओलावृष्टि हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ आप अनुसंधान केंद्र के सहारे कोई सलाह किसान को दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपके जो प्रश्न है उसके दो अंश हैं। पहला अंश ये है कि मार्केटिंग से रिलेटेड, और दूसरा भाग है जो मौसम, अभी जो पीछे दिन बारिश हुआ, कहीं कहीं पर कुछ क्षेत्रों में ओला भी पड़ा है और उसको लेकर के। तो पहले मैं दूसरे पार्ट को आपको बताऊं कि जो हमारा रिकमेंडेशन है, जैसे आपका जब बारिश होगी तो बारिश पूरे एरिया में होती है और उसमें जो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो आपके बगीचे में शायद नहीं हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं, उनका भी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए जब उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, उनके बच्चे निकलेंगे तो उनको भोजन चाहिए और उस समय आपका लीची जो है उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। तो इसलिए हमने किसान भाइयों को सलाह भी दी है और इस पर एडवाइजरी भी की है कि उसके लिए एक अतिरिक्त छिड़काव दवा का करें और उससे आपको जो है आपके जो कीड़े आएंगे वो उससे नहीं लगेंगे। तो ये तो हुई। अब जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि का तो जो आंकड़ा है, कहीं पर छोटा, कहीं बड़ा, कहीं कुछ क्षेत्र में हुआ है, कुछ नहीं, तो उस पर तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अभी जिस अवस्था में फल हैं उसमें अगर हल्की फुल्की ओलावृष्टि जिन किसानों के खेतों में हुई है तो वहाँ पर नुकसान की अभी कम संभावना, जैसे जैसे ये फल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नुकसान की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा एस्पेक्ट जो आपके प्रश्न का था वो था कि मार्केटिंग को लेके। अब लीची देखिए बहुवर्षीय फसल है और इसको लगातार किसान उगा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर उगा रहे हैं तो बेच भी रहे थे और बेच रहे हैं तो उनसे उनके लिंक्स भी हैं और उनके संबंध हैं, बशर्ते कि उनके आपस की कोई बिगाड़ नहीं हुई हो। तो मेरा कई सारे किसानों से या किसान समूहों से बात हुआ है, जो लोग लीची की मार्केटिंग में कुछ हद तक अपने आप को इसके साथ एक लिंक के तौर पर एक सिस्टम में लेकर के गए हैं, उनके यहाँ पर संभवतः कम प्रॉब्लम होगी। जो किसान पूरी फल तैयार कर करके और उसको करेंगे, उनको हो सकता है व्यापारी नहीं मिले हों। नहीं, जैसे हम लोग के इलाके में अमूमन ये है कि जनवरी में ही वो लोग व्यापारी लोग आ जाते हैं और मतलब उन लोग का अपना अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर उस समय में पत्ता के हिसाब से वो लोग राशि तय कर लेते हैं कि इतना पर पौधा हम आपको ये राशि देंगे। ऐसे जो व्यापारी थे वो तो आए ज़रूर,
लेकिन जो लॉकडाउन हुआ या फिर जो स्थिति मौसम का जो स्थिति बना सामने है उसको लेकर वो बहुत घबराए हैं और वो लोग लौट चुके हैं। इससे किसान और उनसे 1 वर्ष का रिश्ता नहीं है, बरसों बरस का रिश्ता है। इस नुकसान को भी वो समझ रहे हैं। तो ये इसको लेकर कोई मतलब क्या आंकड़ा है आपके इस पूरे लीची अनुसंधान केंद्र का जो एरिया है उस एरिया का क्या अनुमान आपको है? नहीं, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि जनवरी में या फरवरी में लोग आए और आकर के कुछ प्रथम दौर की बातचीत की होगी, सौदा और आगे चलता तो और फाइनल होता, और उस बीच में लॉकडाउन आ गया। तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों को तो अगर उनके टेलीफोन्स वगैरह हैं तो उससे अगर कुछ कर सकते हैं तो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर व्यापारी नहीं आ रहा है तो दूसरा एक तरीका है कि अपना जब भी लॉकडाउन की स्थिति सुधरती है और लॉकडाउन खुलता है तो मार्केटिंग, चूँकि अभी हमारे पास करीब 1 से सवा महीने का समय है और 1 सवा महीने में स्थिति क्या बनती है उस हिसाब से होगा। इसका लोकल मार्केट हो सकता है या प्रोसेसिंग हो सकता है या इसको फिर हो सकता है कुछ इस तरीके की विशेष व्यवस्था सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी कई सारे ऐप चलाए गए हैं, कृषि रथ चलाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐप चलाया गया। कृषि को तो सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है और इसके लिए निश्चित तौर पर जो भी संसाधन हैं या जो भी सुविधाएं हैं वो तो सरकार प्राथमिकता पर देने का प्रयास ही कर रही है और संभवतः जो लीची किसान हैं वो भी उस सुविधा का लाभ पाएंगे। कितने बड़े इलाके में, मतलब बिहार में अभी देश के सबसे बड़ा जो लीची उत्पादक एरिया है ये इस इलाके में अभी आप हैं। बहुत सारे शहरों के विकास की वजह से लीची का बहुत सारा पेड़ अब रहा भी नहीं, फिर भी कितना बड़ा एरिया है आपके इस पूरे अनुसंधान केंद्र के? देखिए, हमारे अनुसंधान केंद्र में तो 100 एकड़ का फार्म है जो कि हमारे डिफरेंट आपके फार्म हाउस की बात नहीं करें, मतलब पूरे जो आपसे जहाँ के किसान अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इस समय हम लोग करीब 1 लाख हेक्टेयर में लीची की खेती पूरे देश के स्तर पर कर रहे हैं। उसमें से हमारा जो बिहार है करीब 40% का हिस्सा है और यहाँ पर करीब 32 से 35 हज़ार हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। अगर हम विशेष तौर पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, मोतिहारी, बेगूसराय इन जनपदों की बात करें जो कि लीची की जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड पॉकेट हैं, तो ये पूरे बिहार का करीब 70-80% माने 3,000 हेक्टेयर जो आपका 30,000 हेक्टेयर जो आपका है 30 से 35 हज़ार, उसका करीब जो है आधा से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं 4-5 जिलों में है। तो इसलिए ये बहुत कंसंट्रेटेड पॉकेट है। यहाँ की मिट्टी जलवायु इसके लिए जैसा कि आपने बताया और अच्छी है और किसान भी बहुत मेहनती हैं, उत्पादन भी अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो ये जो है हमारा बिहार पूरे देश का करीब जो है 40 से 50% भाग जो है लीची का ये कर रहा है। अच्छा, ये इतना अनुसंधान का काम चल रहा है, सरकार मार्केटिंग को लेकर इस पर कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है इस इलाके में? देखिए, मार्केटिंग का जो विषय है ये अनुसंधान के विषय से थोड़ा सा हट करके है। इसमें क्या है, एक पार्टी किसान है और दूसरा क्रेता और विक्रेता। उसमें केवल हम लोग वहाँ तक काम करते हैं कि आप किस तरीके की पैकेजिंग करें, किस तरीके का ट्रीटमेंट करें जिससे आप लंबे समय तक रख सकें, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन करें। जैसे रेफर बैन की बात आपने पहले ट्रकों में होता था, अब रेफर बैन की बात होने लगी है। तो हम लोग केवल उसके अनुसंधान के पहलू पर करते हैं। जहाँ तक उसको कार्य रूप देने की ज़रूरत है उसमें तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम प्लेयर्स हैं। जैसे ट्रक चलाने वाला या ट्रक की एजेंसी चलाने वाला या ट्रांसपोर्टर या मार्केट का गद्दीदार या किसान अपने आप में एक पार्टी है जो कि अपने प्रोड्यूस को कैसे बेचना चाहता है, उसको तो हम गवर्न नहीं कर सकते हैं। उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, हमारी शुभकामना होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसलिए हम लोग गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए हम लोग काम करते हैं और उनको रास्ते सुझाते हैं कि किस तरीके से आप इसको करेंगे या रखेंगे या पोस्ट हार्वेस्ट किस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको बेहतर मार्केट मिलेगा, बेहतर पैसा मिलेगा। चलिए, अब इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस कोरोना महामारी का साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब उसके बीमारी के से जो आप रोज़ाना देख रहे हैं कि क्या उसकी स्थिति है, हमारे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है और उससे हम किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पूरी अर्थव्यवस्था जो हमारी खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो कोरोना की वजह से कितनी दूर तक प्रभावित हुई है। हम आपको मधुमक्खी किसानों से आपको मिला है, जो लीची उत्पादक के इलाके में हमने आपको किसानों से बात किया कि क्या समस्या क्या है। तो ये एक बड़ी समस्या है और हमें लगता है कि अभी 1-1.5 महीने का वक्त है और इस वक्त में अगर
थोड़ी राहत मिली लीची किसान को। मधुमक्खी पालकों के लिए तो अब डू एंड डाई वाली स्थिति है, करो या मरो वाली स्थिति है कि वो किसी भी स्थिति में सरकार कह रही है कि किसान को हम सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर में 2-2 थाने में उन्होंने बताया कि उनके ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मधुमक्खी को एक जगह से दूसरे जगह जो झारखंड वो ले जाना चाह रहे थे वो झारखंड नहीं ले जा रहे हैं। ये एक समस्या है, लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच हमने ये भी महसूस किया कि सरकार जो पटना में बोल रही है या जो दिल्ली में सरकार बोलती है, ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने गांव के लोगों से भी ये जानना चाहा कि भाई जो गेहूं, इसी बहाने, इस खबर के बहाने ही गेहूं आप तक पहुंचा है कि नहीं, आपकी जो राशि दी गई वो राशि अब तक पहुंची कि नहीं। कई तरह के सवाल हमने किया और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस दौर के दौरान जो महसूस हुआ कि सरकार जो कह रहे थे कि हम जो बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर हैं उन्हें हम 1-1 हज़ार रुपये राशि दिए हैं, उसके अंदर का जो खेल था वो समझना बिना गांव में आप आए हुए समझ नहीं सकते। तो आपने देखा कि किस तरीके से उसमें सरकार ने एक ऐसी कह सकते हैं कि अपनी दिमाग लगा दिया है उस पूरे प्रकरण में कि किसी भी की राशि का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब आपका अकाउंट अगर बिहार में है तभी आप प्रवासी बिहारी मजदूरों को उसके अकाउंट में पैसा भेजा सकता है। चलिए, इस मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चीज़ों को समझिए कि पटना में रहते हुए और जब आप पटना से बाहर निकलते हैं तो जैसे दुनिया बदल जाती है गांव पहुंचते पहुंचते, वैसे ही सारे सिस्टम की सारी चीज़ें भी सामने आती है। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।